तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन, ये मैं एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ और इसको आप भी नोट करिए और इसको बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज आपको याद हैं। ये कौन सी शेप है जिसका फॉर्मूला लगाया जाएगा? फॉर्मूलाज आपको याद है। रिंग का क्या होता है? mr², डिस्क होगा हाफ mr², स्फीयर होगा 2/5 mr², और रॉड का कितना होता है? L² वाला फॉर्मूला बताइए। m/12 L², ठीक है। इस तरह से सब अलग अलग फॉर्मूलाज अलग अलग शेप के होते हैं। ये कौन सी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा जा रहा है? क्यूब का। तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अच्छा, ये जो क्यूब है, इस क्यूब की एक्सिस किधर ली जा रही है? क्या ये एक्सिस ऐसी है? क्या ये एक्सिस ऐसी है? क्या ये एक्सिस ऐसी है? उस एक्सिस के लिए क्वेश्चन में कौन से शब्द हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिससे आपको एक्सिस पता लगती है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेसेस। ये क्यूब के बहुत सारे फेसेस हैं। ये एक फेस हमने लिया और इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। और क्यूब में तो सब तरफ बराबर होता है, ये क्यूबॉइड है तो क्यूब में सब तरफ बराबर होगा, तो ये वाली एक्सिस पर ऐसे घूमेगा। अब जब ये ऐसे घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो आंसर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, ये ऐसा परपेंडिकुलर है और ये क्यूब पूरा ऐसा फैला हुआ है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाली साइड A, ये वाली साइड B, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/12 और A² प्लस B²। फिर से याद करिए, अगर एक सिंपल रॉड है, ये एक सिंपल रॉड है और इस रॉड को ये एक्सिस पकड़ के हमने ऐसे घुमा दिया ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mL²/12। m पूरा रहता है और 1/12 सामने रहेगा। यहां क्या आया? L²। L क्या है? इसकी लेंथ, ये, ठीक। अगर इसकी जगह एक हमने रेक्टेंगल ले लिया ऐसे, अब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से। इसका मास m है और ये वाली साइड जो है ये A है और ये वाली साइड B है। तो ये कितना होगा? तो इसका आंसर है दिस विल बी नाउ ma² प्लस B²/12। ये इसका आ गया, ठीक है, ओके। B और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से। तो ma² प्लस B²/12 ये है। और इसको जब हम मोटा करते जाते हैं, इसको जब हम ऐसे मोटा करते जाएंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, तो इसका मास अपने आप बढ़ता चला जाएगा और एड अप हो जाएगा। वो कहां पर आएगा? यहां पर, ये, ठीक है। जब हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो वो मास इसमें ऐड हो जाता है, उसके लिए हमको C लेने की जरूरत नहीं है। फिर से याद करिए, ये हमारे पास एक डिस्क है। इस डिस्क में हमने यहां पर ऐसे एक्सिस बनाई और इस एक्सिस पर इस डिस्क को ऐसे घुमा दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है mr²/2। ये डिस्क का है। अब इसमें एक और डिस्क लगा दी तो फॉर्मूला यही रहेगा। क्यों ये रहेगा? क्योंकि m डबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली m की वैल्यू डबल लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो ही जाएगा। अब हमने 1 2 3 4 5 6 100 डिस्क एक के पीछे एक लगा दी, तो m कितने टाइम्स हो जाएगा? 100 टाइम्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 टाइम्स बढ़ गया।
लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक के पीछे डिस्क लगाई तो वो सिलेंडर बन गया। तो यही फॉर्मूला किसका होता है? सिलेंडर का। तो जो फॉर्मूला डिस्क का है वही सिलेंडर का है, जो फॉर्मूला रिंग का है वही हॉलो सिलेंडर का है, क्योंकि सामने से तो रिंग ही दिखेगा। वैसे ही क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? जो इस फेस का फॉर्मूला है उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा फेस जुड़ता चला गया, वही फॉर्मूला किसका बन गया? क्यूब का बन गया। तो यही फॉर्मूला किसका है? क्यूबॉइड का। ये अब क्यूब में ए और बी दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से अगर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा m, दिस इज 2a स्क्वायर, m 2a स्क्वायर, और ये कैंसल हो गया। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया m a स्क्वायर अपॉन 6। ये फॉर्मूला बना, सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। दिस इज फॉर्मूला ऑफ द आई ऑफ क्यूब। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें ए और बी नहीं है, तो इसमें आर है। आर किसका है? एक स्फीयर हमने लिया फुटबॉल जैसे, और उसको किनारे से छिलना शुरू किया, ऐसा सब तरफ से काट के उसको क्या बना दिया? क्यूब। वो जो क्यूब बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमको उस क्यूब का क्या क्या पता होना चाहिए? आंसर है हमको उस क्यूब का मास चाहिए और हमको उस क्यूब की एक साइड चाहिए कि वो साइड कितनी लंबी होगी। ये दो चीजें अगर हमको मिल जाएं तो हम इसकी वैल्यू इसमें रख के निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारे पास स्फीयर था, इस स्फीयर को हमने सब तरफ से छिल के बड़े से बड़ा क्यूब इसमें बनाया। वो बड़े से बड़ा क्यूब कितना बड़ा होगा? उससे और बड़ा उसमें से नहीं निकलना चाहिए। तो आंसर है कि ये इसका डायमीटर है, सेंटर से पास होता हुआ। ये डायमीटर उस क्यूब में कहां पर रहेगा? ये हम उसकी एक साइड नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहां पर मटेरियल नहीं है। तो ये लाइन कहां आनी चाहिए? तो आंसर है ये लाइन उस क्यूब की डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल, जैसे ये कमरा एक आप देख रहे हैं, एक क्यूब है, इस क्यूब को काटने के लिए कितना बड़ा स्फीयर चाहिए? तो हम कहेंगे ये कोने से लेके वो कोने तक ये लाइन खींचो, इस लाइन को डायमीटर मानकर एक गोला बना लो। वो छोटे से छोटा गोला है जिसके अंदर ये क्यूब समाएगा। तो यहां पर भी देखिए, इसे हम इस तरह से बना सकते हैं कि ये ऐसे ना, ये भी मैंने गलत बनाया, ऐसे नहीं आएगा। इसे इस तरह से बनाते हैं। पहले क्यूबॉइड, ये एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में सबसे बड़ी लाइन कहां है? तो आंसर है इसका डायगोनल। ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये सब, ये डायगोनल। अब इस डायगोनल को पकड़ के हमने एक स्फीयर बना दिया, ऐसा वो स्फीयर बना। ये जो स्फीयर बना, ये उस डायगोनल, ये डायगोनल यहां से यहां तक इसमें आता है। सॉरी, लेट मी मेक इट अगेन। ये इसमें इस तरह से आएगा कि ये जो स्फीयर है, ये वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी बताइए? इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी?
यस करेक्ट, ये सेंटर और ये कितना है r, ये कितना है r, तो इसकी लेंथ कितनी है 2r। तो ये सबसे बड़ा क्यूब जो हम स्फीयर में से काट सकते हैं। इससे बड़ा क्यूब आप नहीं काट सकते, कोना बाहर चला जाएगा। ये समझ आ गया? अच्छा, अब ये वाली लाइन हमको मालूम है 2r है, बाकी अब आप स्फीयर को भूल जाइए क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का निकालना है। तो ये लाइन की लेंथ अगर 2r है तो इसकी ये वाली एक साइड कितनी होगी, ये हमारा ज्योमेट्री का टेस्ट है। अगर इसकी एक साइड हमको पता लग जाएगी तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। दूसरा, इस पूरे का मास, स्फीयर का मास कितना है m। हमको मास किसका चाहिए, क्यूबॉइड का। अगर क्यूबॉइड के मास को हम स्मॉल m मान लें तो मुझे बताइए कि स्मॉल m और कैपिटल M दोनों एक ही है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्योंकि स्फीयर को छिलकर हमने बनाया है। तो इस m की वैल्यू भी चाहिए हमें और a की वैल्यू भी चाहिए, और हमारा आंसर जो है वो कौन सी भाषा में है, किस टर्म्स में है, m और r। इसलिए हमको इसमें कन्वर्ट करना होगा। नाउ इट्स ए स्मॉल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप थोड़ा कोशिश करिए, क्या आपको उस रेडियस का फॉर्मूला a के टर्म्स में मालूम है? डायगोनल, डायगोनल, ये वाला डायगोनल कितना लंबा होता है? ये साइड a है, ये साइड a है, फिर से ये साइड a है, ये साइड a है, तो ये वाला डायगोनल कितना बड़ा होता है? ज्योमेट्री क्या कहती है, √2a। और ये वाला डायगोनल कितना बड़ा होता है? ये भी आपने 3D ज्योमेट्री में किया हुआ है, दिस इज √3a। ठीक है, तो देखो फिर से पाइथागोरस क्या बताता है, a² + a² इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर कितना हुआ, 2a²। अब ये 2a² है और ये वाली लाइन a² है, तो a² + 2a² इज इक्वल टू दिस डायगोनल। कितना हो गया, 3a², और उसका रूट कर दिया, कितना आया, √3 × a। तो ये टोटल लेंथ आपको मालूम पड़ गई कितनी होती है, √3 × a। तो ये हमने निकाला, √3 × a इज इक्वल टू हाउ मच, बोलिए। यस, 2r, r नहीं लेना, डायमीटर 2r। तो a की वैल्यू पता लगी? हाँ जी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2r/√3। ये नोट कर लीजिए नंबर 1, उसको रख देंगे उस फॉर्मूला में। दूसरा, अब m की वैल्यू भी निकाल लीजिए। ये जो m की वैल्यू निकालने का तरीका होगा, ये तरीका आपको फिजिक्स में जगह जगह यूज करना है, हर जगह। बड़े m और छोटे m में क्या चीज सेम है, तो आंसर है डेंसिटी सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है। ठीक है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम मास दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, वॉल्यूम का। स्फीयर का वॉल्यूम बड़ा था और उसका छोटा हो गया, तो छोटे वॉल्यूम में कितना मास समाएगा, कितना मास एंटर करेगा छोटे वॉल्यूम में, तो हमको छोटा वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। फिर से सुनिए, अगर 100 वॉल्यूम में, 100 वॉल्यूम में मास 500 है, तो 50 वॉल्यूम में मास कितना होगा? सबको तरीका आता है। ये एक सिंपल इफ की सेटिंग है, इफ सो मच वॉल्यूम हैज सो मच मास, देन दिस मच वॉल्यूम हैज दिस मच मास। मतलब आपको उसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए एक ही लैंग्वेज में, किसका, स्फीयर का और किसका, क्यूबॉइड का, क्यूब का। तो बताइए स्फीयर का वॉल्यूम कितना? वेरी गुड, तो बड़ा सिंपल हो गया, 4/3 πr³ has mass how much, m। Therefore
अब किसका वॉल्यूम लिखना है? क्यूब का। ये किसका था? स्फीयर का। स्फीयर हैज मास m, सो क्यूब का वॉल्यूम बताइए। क्यूब का वॉल्यूम बताइए कैसे? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब। a आप निकाल चुके हैं, a किसके बराबर है? यही है ना, 2/√3r। तो a क्यूब कितना हुआ? इसका क्यूब। अब इतने का मास कितना होगा? तो इसको हमको मालूम है m/πr³ इंटू, इसे लिखना है, व्हाट इज दिस? 8r³/3√3। ये आप आंसर बता रहे हैं? इसकी वॉल्यूम बता रहे हैं कितना? 8r³/3√3। ठीक है। देखिए ये आता है बांस। ये किसका मास हो गया? क्यूब का। ये समझ आ गया? ठीक है। फिर से 4/3πr³, ये किसका वॉल्यूम था? स्फीयर का। स्फीयर हैज द मास m, देयरफॉर ये किसका वॉल्यूम है? क्यूब का। सो क्यूब हैज मास दिस मच। ये हमने सिंपल इफ की सेटिंग करके निकाल लिया। ठीक, तो इसको हमने अभी क्या माना हुआ है? स्मॉल m, राइट। अब हमको स्मॉल m कैपिटल M की भाषा में आ गया, a r की भाषा में आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमको मालूम था कितना? अब यहां पर इसमें कैपिटल M रखिए, इसमें R रखिए, क्योंकि हमारे सब आंसर में कैपिटल M है और कैपिटल R है। देखिए कौन सा मैच करता है। C। ओके, हाँ बाकी लोग भी बनाइए भाई। हाँ, C इज द राइट आंसर। m is equal to 2m/√3π और a की वैल्यू हमने रख दी जो ऊपर दिया है 2r/√3 मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0। द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज r। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये रेडियस है r, और यहां से यहां तक की इसकी हाइट है h। ओके, अब यहां से ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस z0, यहां से टोटल हाइट है h, रेडियस r। ये इनके डिफरेंट रिलेशंस z0 के लिखे हुए हैं। हमको फाइंड आउट करना है विच इज द राइट रिलेशन इन दिस। अब सेंटर ऑफ मास के बहुत से फॉर्मूलाज हमको मालूम है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आपको सेंटर ऑफ मास के जो फॉर्मूलाज याद हैं, उन फॉर्मूलाज को, इतने सारी शेप्स के फॉर्मूलाज याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पर होता है।
Once you remember shapes, center of mass, then maybe you will go for the direct answer and you remember many answers like this. If there are different shapes, like if ring is a shape, then center is center of mass. Okay, disk, center of mass you remember. Then if we have a shape square, then diagonal point. Then if there is a cube, then there is a point of intersection of diagonals. So these are the center of masses you remember for different things. Now for the cone, yes, if you remember the value 3h upon 4, then you know this is the answer and you don't have to do all the derivations. But derivation has a method, you must know it, because every time it's not so easy that the things will come which you remember. So you must understand how to find out center of mass of a given shape. Okay. Now for center of mass there is a method that moment of all the particles from or around a given point is equal to moment made by the total mass placed at center of mass. This is the origin. This is the point of rotation. This we have taken. Now there is one mass at distance r1, one at r2, one at r3, one at r4. Like that, there are different masses which are lying at different points. Now all these put together have one characteristic, and around this place, around this point, there is a characteristic moment. Now how do we calculate moment? Answer: m into r is moment about point of rotation. The second point has moment m2 r2, third point has moment m3 r3, and so on. All the moments, if we combine them, what is a moment? There is a mass, there is a point of rotation, and mass into distance. This is known as moment. This moment here, one is clockwise, one is anti-clockwise, plus and minus. Both types of moments are there. So now if we have all the masses, let that mass, total mass, be m. If we have a single point having the total mass equal to sum of all these masses, and that is m, if we keep it at a particular distance and that distance is capital R, then what is its moment? The answer is its moment is m into r, where m is the total mass and r is the center of mass. So the moment by this mr will be equal to sum of moments of all the masses. We write it sigma. So sigma mr means m1 r1 plus m2 r2. Now this r is center of mass distance from the origin. फिर से देखिए, ये मास m m m r1 r2 r3 पर हैं, तो इनका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? दिस। अगर हम हाइपोथिकेट कर ले, सोच लेते हैं कि एक पार्टिकल ऐसा है जिसका मास इस सब के सम के बराबर है और वो किसी ऐसी जगह पर रखा है कि m इंटू आर ये पूरा इस पूरे को बैलेंस कर लेता है तराजू में, ठीक है? तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। दोनों का इफेक्ट एक ही होगा और उस इफेक्ट का नाम क्या है? मोमेंट। इनका मोमेंट और इस मास से बनाया गया मोमेंट, बोथ द मोमेंट्स आर सेम, सो वी गेट दिस इक्वेशन। देयरफॉर आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर अपॉन एम। ये एक फेमस फॉर्मूला है जो आप सबने याद किया हुआ है, ठीक है? कोई भी शेप हो, फंडामेंटल फॉर्मूला यही रहेगा। अब यहां पर इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास।
यहां से हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कौन, Z0। तो ये तो आ जाएगा Z0 ये। अब यहां पर हमको क्या चाहिए, टोटल मास। टोटल मास भी हमको मालूम है, ओके। टोटल मास इसका खैर नहीं दिया हुआ, हम मान लेंगे टोटल मास m। ठीक, अब मास को इससे भी बना सकते हैं, मास को डेंसिटी से भी बना सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये जो सिग्मा mr है, यही हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। r क्या है, डिस्टेंस, m क्या है, मास। इस मास की शेप कैसी है, तो आंसर है ये पॉइंट शेप है, बड़ा नहीं है, स्फीयर नहीं है, क्यूबॉइड नहीं है, पॉइंट शेप है। लेकिन यहां पर इसे हमें किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए टेक्निक, यहां से यहां तक हम जाते हैं और ये जो कोन है इसकी ऐसे स्लाइस काटते चले जाते हैं। तो यहां पर एक ऐसी स्लाइस हमने काटी, ये बहुत पतली सी, ठीक। ये जो स्लाइस कटेगी ऐसी, इसकी शेप कैसी होगी, सर्कल, डिस्क। तो ये क्या बन गया, एक डिस्क। उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, डिस्क का मास हमेशा कहां होता है, सेंटर पे। तो हम ये मान सकते हैं कि इस डिस्क का पूरा मास कहां रखा हुआ है, यहां पे। ये डिस्क यहां से कितनी दूर है, हमने मान लिया कि ये डिस्क यहां से x दूरी पर है, x डिस्टेंस, और इस डिस्क की जो विड्थ है, छोटी सी विड्थ, ये विड्थ है dx। ये हमारा तरीका रहेगा, ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला dx, ओके। अब ये x बढ़ते 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 टोटल कितना हो जाता है, h, राइट। जैसे जैसे ये x इंक्रीज होगा, ये डिस्क का रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा, और जब इसका रेडियस इंक्रीज होगा तो इसका मास भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसका मास हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर 1, मास चाहिए ही क्यों हमको, तो हमको मास इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे फॉर्मूला में आता है मास, ठीक है। r क्या चीज है, डिस्टेंस, हमने x मान लिया डिस्टेंस को। अब हम उस मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं। मास कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, जो हमने पिछले सम में किया, दोनों की डेंसिटी बराबर है। पिछले सम में हमने एक सिंपल इफ की सेटिंग की थी, अभी भी कर देते। इफ द टोटल कोन हैज मास m, देन दिस मच डिस्क विल हैव हाउ मच मास। कैसे निकालेंगे, तो हम ये करते हैं कि कोन का पूरा वॉल्यूम कितना होता है, ये क्या आपको याद है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो देखिए पाई आर स्क्वायर h, ये r है, पाई आर स्क्वायर 1/3, ये वॉल्यूम होता है। दिस वॉल्यूम हैज गॉट मास n, ठीक है। अब इस वॉल्यूम का मास कितना होगा, इसे कैसे निकालेंगे, तो हमको इसका वॉल्यूम चाहिए। इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, डिस्क एक सिलेंडर होती है, सिलेंडर ऐसा होता है ना गोल, छोटा करते जाइए तो लास्ट में वो क्या बन जाएगा, डिस्क। डिस्क को ऐसा बड़ा बनाते जाइए, बहुत सारी डिस्क एक के बाद एक लगाइए, सिलेंडर बन गया। तो वॉल्यूम कैसे निकालना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। अब इसका ये आर चाहिए हमको, ये आर कहां से लाएंगे, ये वाला। अब इसको हम लोग y नहीं मानना चाहते, बहुत ज्यादा अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगी। हमको ये चीज मालूम है x, और ये चीज मान लो थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फंक्शन बताइए। ये मान लीजिए y है, तो एरिया तो आराम से निकल गया,
पाई वाई स्क्वायर, ठीक, लेकिन हम उसको x के टर्म्स में चाहते, तो y अपॉन x किसके बराबर है? ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब आप यहां रहिए, यहां रहिए, यहां रहिए या यहां रहिए, थीटा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, टेन थीटा इज ए कांस्टेंट। क्या बदलता जाएगा? x। जैसे जैसे x बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका रेडियस चेंज होता जाएगा, और जैसे जैसे ये रेडियस चेंज होगा साइज बड़ा होता जाएगा, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम है ना एरिया इंटू हाइट। एरिया लिखते हैं पाई वाई स्क्वायर, हाइट हमने लिखी dx। ये ठीक है, पाई वाई स्क्वायर इसका एरिया, हाइट कितनी है? dx। और अब इस y को भी x के फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, x टेन थीटा, सो दिस इज पाई x स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा dx। ठीक है, ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। फिर से इस वॉल्यूम में टोटल कितना मास था? m। तो इस वॉल्यूम में कितना मास होगा? इफ की सेटिंग कर दी है, वो हमने इसका मास मान लिया dm। तो dm की वैल्यू हमारी कितनी आई? dm इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दिस इज पाई आर स्क्वायर h अपॉन 3, ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय दिस पाई x स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू dx। अब इसमें कैंसलेशन कर देते हैं, कैंसलेशन करके dm इज इक्वल टू पाई पाई कैंसल, और कुछ कैंसल होने वाला नहीं है, 3m टेन स्क्वायर थीटा, 3m टेन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx अपॉन r स्क्वायर h। ये हमको मिल गया मास। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा, अगला स्टेप देखिए, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां हमने क्या लिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास z0। तो ये z0 किसके बराबर होगा? z0 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, टोटल मास m। टोटल मास m, ये हमने लिया टोटल मास m। ऊपर करना है सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट? इंटीग्रेशन, ठीक है, समेशन। किसका? ये r क्या है? डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर मास का ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर डिस्क का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना? x। तो ये हम कितना लेंगे? x। ये x किसके बदले में आया? ये r, क्योंकि ये डिस्क ओरिजिन से कितनी दूर है? r। अब हमको क्या लेना है? स्मॉल m, इस डिस्क का मास, उसको हमने क्या माना हुआ है? dm। ये रहा dm, ठीक है। ये किसके बदले में लिखा जाएगा? मास के बदले में, और r के बदले में हमने क्या लिख दिया है? x। अब इसको लिख लेते हैं यहां पर, 3m टेन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx अपॉन r स्क्वायर h।
अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल रखिए, x के वेरिएबल। m कैंसल, गुड। ठीक है, m कैंसिल हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें ये जो थीटा है ये भी हमने माना हुआ है, कर लेंगे उसको भी ऑपरेट। थीटा किस, टेन थीटा किसके बराबर होता है? क्या आप वहां से टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं गिवन टर्म्स में? वेरी गुड, r अपॉन h। तो उसको हम r और h में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ आया? वो कर लेना। अब अगली चीज, ये इंटीग्रेशन सबको आता है। x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 अपॉन 4। अच्छा सुनो, अगली चीज क्या करनी है, ये हमेशा के लिए याद रखो। अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिया था? एक डिस्क का। लेना किसका है? कोन का। अगर कोन का लेना है तो इंटीग्रेट करके हमको, जो x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, x कहां से कहां तक जाएगा? सबसे छोटी डिस्क कोने में लोगे, x इज इक्वल टू 0, और डिस्क बढ़ाते 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 यहां तक ले आओगे, तो x इज इक्वल टू h। सभी डिस्क का mr हमने लिया, तो वो क्या आ जाएगा? टोटल mr। टोटल mr यही तो हमको निकालना है। तो टोटल mr निकालने का तरीका क्या हुआ? छोटी डिस्क, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तरीका क्या हुआ? एक डिस्क का निकालिए, कौन सी लैंग्वेज में? x की लैंग्वेज में, और x की लिमिटेशन कर दीजिए, कहां से कहां? 0 से लेके h तक पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो सारी डिस्क का mr आपस में एड अप हो गया। तरीका समझ आया? यही तरीका आपको हर चीज में लगाना है। और ये वाला क्वेश्चन जेई हो या आईआईटी हो, हर साल आता ही है। उसमें आपकी किस नॉलेज का टेस्ट होता है कि आप पहले एक छोटे से पॉइंट साइज का उसका आप फिगर निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसकी 2 लिमिट बना के, 0 से लेके मैक्सिमम तक। यही चीज हर एक में लगती है। भले आप क्लास 12th के सारे चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 11th के चैप्टर पढ़ेंगे, यही कैलकुलस का बेस है, इंटीग्रेशन कैलकुलस का। कैलकुलेट करिए एक पॉइंट के लिए, उसको इंटीग्रेट करिए 0 से लेके फाइनल लिमिट तक, टोटल का ऑर्डर आ जाएगा, टोटल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को आपको दिमाग में रखना है, एक सम को रटना है ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर हमने डीएम किसका लिया? एक छोटी सी डिस्क का, पतली सी डिस्क का, और कौन सी लैंग्वेज यूज की? x। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि x को हम वेरी कर सकते हैं 0 से लेके h तक, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया। अब यहां पर लिमिट्स बताइए x की क्या लेनी है? 0 टू h। ये अब सॉल्व कर दीजिए। टेन थीटा भी आपको मालूम है, इंटीग्रेशन भी मालूम है, h और r सब मालूम है। करिए और आंसर निकाल के मैच करिए।
कहीं कुछ गलती है कैंसलेशन के बाद? यस, 3/4 H। ओके, तो ये मेथड आपको समझ में आ गया। यही मेथड हमको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगाना है। अभी तो आप इसके लिए तैयार कर रहे हैं। अभी क्लास 12th में जाके जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, हर एक में यही फॉर्मूला है। पहले पॉइंट के लिए निकालो, उसके बाद इंटीग्रेशन की 2 लिमिट लगा के पूरी बॉडी के लिए निकाल दो। उसमें हमको बार बार मिलेगा ये एक बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भरा हुआ है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। और फॉर्मूला हमारे पास बॉडी का नहीं है, हमारे पास पॉइंट का फॉर्मूला है। तो हम इस पॉइंट के लिए निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ से यहाँ तक, बस। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नॉर्मल समझ लीजिए, बार बार हमको जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट, particle of mass m moving in x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in y direction with speed v if the collision is perfectly inelastic। inelastic collision में क्या होता है? What happens in inelastic collision? perfectly inelastic में दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती, क्योंकि बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है, इसीलिए वो ऐसे वापस स्प्रिंग बैक नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। जैसे आटा या पुट्टी हमने कहीं डाली और वो ऐसे जाके गिरी और इससे चिपक गई, तो वो कोलिजन कैसा कहलाता है? टोटली इनइलास्टिक। तो ये दोनों बॉडी आपस में मिलकर एक सिंगल बॉडी बन जाएगी, ठीक है। अब ये शुरू करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ये m ये ऐसे मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, एंड इट्स वेलोसिटी इज 2v। y डायरेक्शन में एक दूसरी बॉडी मूव कर रही है, अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m, और इसकी स्पीड v, m 2v 2m v, y डायरेक्शन। दोनों जाके एक ही लोकेशन पर हिट करके एक बड़ी बॉडी बन जाते हैं, दोनों मिलकर कंबाइन हो गए। हम नेचुरली सोच लेंगे उस बॉडी का मास कितना हो जाएगा? 3m। जाएगी किधर वो? क्या वो इधर जाएगी या क्या वो इधर जाएगी या बीच में कहीं जाएगी? तो आंसर है ये बीच में कहीं जाएगी, ऑब्वियस है। ओके, मान लो इसकी वेलोसिटी है v डैश, v 2v, और उसकी कितनी है? v डैश। उसका मास कितना? मास 3m। ये बॉडी का मास 3m मास v डैश, ठीक। अब हमको v डैश की वैल्यू चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं आप? क्या चीज कंजर्व होती है? व्हाट इज कंजर्व्ड? मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम दोनों का कंजर्व करेंगे, पर वो मोमेंटम कंजर्व होता है इन एनी वन डायरेक्शन, पर ये डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। फिर मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हम दो तरह से बनाते हैं, एक एनालिटिकल मेथड से और एक दूसरा जो परफेक्ट मेथड है। दोनों के मोमेंटम का एडिशन करिए, ओके, और उससे ये वाला जो मोमेंटम बनेगा, ये मोमेंटम को मैं इस तरह से लिखता हूं 3m v डैश वेक्टर, ठीक है। अब इसका मोमेंटम कितना है? m इंटू
हाँ, डायरेक्शन कौन सी, ये, ठीक है। इसका मोमेंटम बोलिए, और दोनों को ऐड कर दिया, ये तीसरे का मोमेंटम आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे आपको आता है, दोनों तरफ से क्या कैंसल, m कॉमन निकाला, m कैंसल हो गया। अब v का वेक्टर इक्वेशन बताइए क्या आया, हाउ मच इज v इक्वल टू, वेक्टर v इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन 3 नीचे, अंदर क्या बचा, vi, ये भी v बाहर निकला, i प्लस j, ये ठीक है। ओ 2/3, अच्छा ठीक है। हाँ जी, समझ आया कुछ? अच्छा, अब बताइए, ये वेक्टर इक्वेशन है तो इसका मैग्नीट्यूड v का कितना होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक याद है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये रहा 2/3v और ये क्या है 1, ये भी कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। तो इस v का मैग्नीट्यूड हमको कितना मिला, 2√2/3v, ये इसका मैग्नीट्यूड। कुछ तरीका समझ आया? देखिए 11th में शुरू में आपने चीजें पढ़ी हैं बहुत बेसिक प्रिंसिपल से, उसको अप्लाई बहुत कम किया है ना, तो जेई में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको अप्लाई करेंगे। तो ये प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और mv का सम करना है। तो अगर आपने दोनों मोमेंटम का सम करना है तो मोमेंटम स्केलर हो तो भी सम करेंगे, वेक्टर है तो भी सम करेंगे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन के मोमेंटम को आप खाली स्केल लेके सम नहीं कर सकते, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। या उसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप उसको वेक्टर सम बना दीजिए और वेक्टर में दोनों का एडिशन एक ही बार में हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली जब हम क्लास 11 स्टार्ट करते हैं तो हम इसको क्या करते, सुनिए, मैं इसको 2 स्टेप में करता। एक्स डायरेक्शन, ये इसका एक कंपोनेंट इधर का निकालेंगे, आई कंपोनेंट, वो मोमेंटम आई की डायरेक्शन में किसके बराबर होगा 2mv। ये मोमेंटम y की डायरेक्शन में कितना होगा, ये x डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में, ये भी कितना होगा 2mv। तो टोटल मोमेंटम किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये आएगा। फिर इस मोमेंटम में मास 3m को डिवाइड करेंगे, वी गेट दिस वैल्यू। तो आपको जो समझ में आता है वैसा करिए, बट यू विल गेट इट। एक प्रिंसिपल याद रखिए कि x और y जो आ रहे हैं उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही हमने किया है। तो आप किसी भी मेथड से करिए यही आएगा। तो जब आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको डरना या याद करने का जरूरत नहीं है, जो आपको समझ में आता है करिए और वो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये हमको आते हैं। अच्छा, ये हमने वेलोसिटी निकाल ली, अब तो खाली अभी हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमारा मेन पर्पस क्या है, लॉस इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या है,
बहुत सिंपल है, पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी है, जितनी कम हो गई उसी को क्या बोलेंगे, लॉस। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय फुल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100, वो परसेंटेज आ जाएगा। बस वही काम करना है, तो करिए। पहले इनिशियल एनर्जी बिफोर कोलिजन कैसे निकालोगे, दोनों की अलग अलग निकालो और ऐड कर दो। मैच करिए, यही आती क्या? अगर हम लॉस लिख रहे हैं देन वी शुड राइट इट इनिशियल फाइनल। ये लॉस आ गया, इनिशियल। Oh, loss is 5/3, not 4/3. You are right.
देखिए आता है 55 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 56. So our right option is 56. ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आप सब ने क्लास 11th में किया हुआ है. A body of mass m suspended with help of a weightless string passing over hollow cylinder of mass m. इस सिलेंडर को हम ऐसा दिखाते हैं तो इसलिए आपको इसका सामने का फेस रिंग दिख रहा है. ये ऐसे घूमेगा, जो कुएं के ऊपर पुली लगी रहती है घिर्री, वो ऐसा घूमती है. ओके. रेडियस r, दिस इज रेडियस r. If this string does not slip on the cylinder, ये इस पर स्लिप नहीं होगी, इन दोनों के बीच इतना फ्रिक्शन है कि ये जब चलेगी तो ये भी मूव करेगा, गोल घूमेगा. ओके. देन दिस बॉडी विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन दिस. और हमने उस एक्सेलरेशन को क्या मान लिया? a. तो हमको निकालना है कि a की वैल्यू इससे मैच करती है, इससे इससे इससे. अब बताइए, क्या किसी को याद है? क्लास 11th में सब ने ये किया है? नहीं? एग्जाम को बहुत दिन हो गए, अब छोड़ो. ठीक है. तो इसका बनाने का तरीका देखिए. इसका बनाने का तरीका पिछली बार जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जब ये घूमेगा तो हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. एक्सेलरेशन किस तरह से निकाला जाता है? हमको मालूम है एनी बॉडी विच इज फॉलिंग डाउन हैज एक्सेलरेशन g. इफ इट इज फॉलिंग डाउन फ्रीली, बट इज इट फॉलिंग डाउन फ्रीली? आंसर इज नो. देयर इज ऑलवेज ए टेंशन इन दिस, एंड दिस टेंशन इज नॉट जीरो. व्हाई इट इज नॉट जीरो? अगर हम ऐसे एक स्ट्रिंग को नीचे छोड़ दें और वो इस वेट के साथ बंधी हुई है और ये ऐसे नीचे गिर रहा है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्यों आएगा? द आंसर इज देयर विल बी टेंशन बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो रोटेटिंग दिस. वो स्ट्रिंग हवा में नहीं गिर रही है, उसको घुमाती है ऐसे पकड़ के, तब नीचे आती है, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाता है. ये टेंशन, वो टेंशन इसको ऐसा घुमाता है. कुछ तो टेंशन होगा. वो टेंशन, इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? टेंशन. और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है? a, जिससे वो फाइनली नीचे गिर जाती है. तो a के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? आंसर है द फोर्स डाउनवर्ड इज रिजल्टेंट फोर्स इज ma. और ये ma कैसे निकलता है? द फोर्स डाउनवर्ड इज mg and force upward is tension. ma किधर है? नीचे. mg किधर था? नीचे. उसमें से t ऊपर वाला माइनस कर दिया, that gives the resultant ma. इससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम बाकी सब कुछ रख दें. m गिवन है, g गिवन है, सिर्फ हमको किसको हटाना है? t को. we will get the a with that. ठीक. अब हम टेंशन को हटाना चाहते हैं, तो टेंशन के इक्वेशन सोचिए. दूसरा, ये टेंशन किसके कारण क्रिएट हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण.
क्रिएट हो रहा है, सॉरी इसके रोटेशनल मोशन के कारण क्रिएट हो रहा है। तो अब यहां पर देखते हैं ये टेंशन, यहां पर टेंशन का फोर्स लगता है और इसका रेडियस r है, तो ये इसमें एक टॉर्क क्रिएट करेगा। वो टॉर्क किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, एंड दिस फोर्स इज टेंशन, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, सो दिस इज टेंशन T इंटू R। ये टॉर्क हो गया। टॉर्क निकालने का एक दूसरा तरीका हमको पता है, दैट इज इन द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में वेरी गुड, I इंटू ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम, I इंटू अल्फा इज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? I इंटू अल्फा। जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही एंगुलर मास के लिए क्या यूज करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन। सो I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा। ओके, तो टेंशन किसके बराबर हुआ? टेंशन इज इक्वल टू I इंटू अल्फा अपॉन R। अच्छा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, A लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, इनका आपस में रिलेशन बताइए। ये आप सबको मालूम है, लीनियर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R। ये हमने यहां पर रख दिया, अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? टेंशन की, राइट। अब इस टेंशन की वैल्यू को वहां पर रख देते हैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, तो टेंशन गायब। आई को चेंज करिए एम के टर्म्स में। बॉडी की शेप क्या है? सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आई का? वही जो रिंग का होता है। क्या चीज? mr²। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देखा, एनर्जी वाला देखा। ओके, और इसमें मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के ही आते हैं और ये सब आपसे बनते हैं। ठीक है।